हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बिलीवर्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्पेक्ट्रम के बारे में, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ टाइटेनियम हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स। ओके, और उसका लैम्डा मैक्स देखा था 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स पे इसका आता है मैक्सिमा। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखे थे, एनर्जी का और कलर का कॉन्सेप्ट देखा था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ जो मैग्नीट्यूड होता है, स्प्लिटिंग एनर्जी होती है। ठीक है, जो स्प्लिट होते हैं लेवल्स, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है डेल्टा नॉट, ये किस पे डिपेंड करता है, किस में ज़्यादा होगा किस में कम होगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेट करके। और जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है उसका एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है डेल्टा नॉट। तो मैग्नीट्यूड इसका जो है आता है कि किस में ज़्यादा होगा किस में कम होगा। ठीक है, वो उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पे डिपेंड करता है। तो सिंपल ही होता है, और इसको सीखेंगे आज के लेक्चर में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर ना किया हो तो, और वीडियोस को लास्ट तक देखना, अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। सो आज देखेंगे हम डेल्टा नॉट की डिपेंडेंसी। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा नॉट डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स। तीन फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड करता है। ओके, ये टेबल्स जो बनी इनको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे नेचर ऑफ लिगेंड पे करता है, चार्ज ऑन द मेटल आयन पे करता है, वेदर द मेटल इज इन द फर्स्ट सेकंड और थर्ड रो ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, सो अगर बात करें, पहली चीज़ है नेचर ऑफ लिगेंड। तो हम लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं जैसे FeCl6 4 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे ये साइनाइड जो होता है दैट इज साइनाइड माइनस, ये लीगेंड होता है। तो इसका फैक्टर होता है डेल्टा नॉट पे बहुत इफेक्ट करता है ये। ठीक है, कम होगा ज़्यादा होगा इस पर डिपेंड करता है। दूसरा है चार्ज एंड मेटल आयन, ये जो मेटल आयन पे चार्ज है दैट इज Fe3+, सॉरी 2+। ओके, यहाँ पे 2+ होगा इसका। ठीक है, Fe+2। तो चार्ज पे डिपेंड करता है कि जितना ऑक्सीडेशन स्टेट कह सकते हैं इसको। ठीक है, चार्ज और मेटल आयन को ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकते हैं। इस पे डिपेंड करता है डेल्टा नॉट की वैल्यू, और मेटल किस सीरी रो का है। ठीक है, वो 3D का है, 4D का है या 5D का है, इस पे भी डिपेंड करता है डेल्टा नॉट की वैल्यू। ओके, अभी हम इनको डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और इसके बाद में इनको हम शॉर्टली देख लेंगे कि किस में क्या इफेक्ट आता है इसका। ठीक है, किस में इंक्रीज करता है किस में डिक्रीज करता है, और क्या इफेक्ट आता है लिगेंड से और ऑक्सीडेशन स्टेट से और ट्रांजिशन सीरीज से। ओके, so examination of spectra of the series of complexes of the same metal with a different ligand shows the position of the absorption band has the delta value of the delta naught varies depending on the ligand which are attached. Okay, so यहाँ पे कहा गया है कि टेबल 7.8 में देखो। ठीक है, तो टेबल 7.8 कौन सी है, ये है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जो ligand है इस पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो सब में क्या है, मेटल तो सेम है क्रोमियम+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, बट लीगेंड सब में चेंज हो रहा है। ठीक है, और लीगेंड की चेंज होने की वजह से आप यहाँ पे देखेंगे एब्जॉर्प्शन जो पीक है, ठीक है, वो क्या हो रही, बढ़ रही है। और जो उसकी एनर्जी है, जो ट्रांजिशन की एनर्जी है, वो भी क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये लीगेंड की वजह से, क्योंकि यहाँ पे बस लीगेंड ही चेंज है सब में, तो इसका मतलब है कि लीगेंड के चेंज होने से एनर्जी में डिफरेंस आ जाता है। डेल्टा नॉट की एनर्जी ही होती है। ठीक है, डेल्टा नॉट क्या होता है, एनर्जी होती है, ट्रांजिशन एनर्जी दो लेवल के बीच में। ठीक है, और ये जो लीगेंड होते हैं इन पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं आगे क्या रीज़न है। Ligands which cause only a small degree of crystal field splitting termed as a weak field ligand. Ligand which cause the large splitting are called strong field ligand. Okay, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है यहाँ पे। ठीक है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, अंडरलाइन हम करे दे रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, लिगेंड्स जिनकी वजह से ज़्यादा चेंजेस आता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको शॉर्टली बोले तो हमारे पास लिगेंड्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन में हम लिगेंड्स को दो तरीके से देखते हैं। एक देखते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड, और एक देखते हैं वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, ज़्यादा स्प्लिटिंग करते हैं। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस होता है। वीक फील्ड लिगेंड में कम डिफरेंस होता है, मतलब इनके बीच का जो डेल्टा नॉट होता है वो कम होता है, और इसका डेल्टा नॉट ज़्यादा होता है।
ठीक है, बोल सकते हैं डेल्टा नॉट फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड इज मोर देन डेल्टा नॉट फॉर वीक फील्ड। ओके, ठीक है, तो ये यहाँ पे कंक्लूजन है इसका। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या होते हैं, वीक फील्ड क्या होते हैं, यहाँ पे दी गई है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, यहाँ पे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, और इसी से आपको पता लगेगा कि कौन सा वीक फील्ड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड है। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पे ये जो सीरीज है वीक फील्ड लिगेंड, यहाँ पे स्टार्टिंग से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वीक फील्ड आते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में वीक फील्ड आते हैं, फिर बीच में एक पॉइंट आता है जहाँ से स्ट्रॉन्ग फील्ड स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं लास्ट में। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड सीरीज। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल से आई है, एक्सपेरिमेंट से आई है। इसको आप कॉन्सेप्ट से, किसी थ्योरी से प्रूफ नहीं कर सकते कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। It is difficult to explain the order as incorporates both the effect of sigma and pi bonding. The halide are in the order of the expected from the electrostatic effect. In other cases, we must consider covalent bonding to explain the order pattern increasing the sigma duration is follows। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट लगाए गए थे इसमें, मतलब इसको समझने के लिए यूज करते हैं सिग्मा बॉन्डिंग का, पाई बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट, लेकिन वो एक सीरीज, एक कुछ ही सीरीज तक रह जाता है। ठीक है, वो पूरी सीरीज को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो यहाँ पे कुछ दिया गया है कि जो सिग्मा डोरेशन की कैपेसिटी है उसका ऑर्डर यहाँ पे दे रखा है। तो सिग्मा डोनर कौन सा सबसे ज़्यादा होता है, कार्बन होता है सबसे ज़्यादा सिग्मा डोनर। क्यों होता है, क्योंकि हमने जो पढ़ा है, अगर हमको पता है तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये इधर से इधर की तरफ क्या होता है, साइज डिक्रीज करता है। और जब साइज डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करती, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करती है। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है इसकी बढ़ जाती है इधर के साइड में, मतलब वो इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, तो कार्बन सबसे इजीली डोनेट करेगा, और इधर की तरफ ये डोनेशन कैपेसिटी क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, सिग्मा डोनेशन डिक्रीज करता है। तो इसलिए ये सीरीज बनी है। तो कार्बन सबसे ज़्यादा डोनर होता है। क्वेश्चन आ गया यहाँ से, तो आप बता सकते हैं। द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग प्रोड्यूस बाय द स्ट्रॉन्ग फील्ड साइनाइड लिगेंड इज अबाउट अ डबल बॉन्ड फॉर द वीक फील्ड लिगेंड लाइक द हैलाइड आयन। This is attributed to the pi bond in which the metal donate electron from the filled T2G orbital into the vacant। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, अगर आप लोगों ने बैक बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा है, ठीक है, बैक बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा है, तो हम बताते हैं यहाँ पे जहाँ पे भी पाई डोनेशन होता है वहाँ पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें साइनाइड की, ठीक है, तो साइनाइड के पास क्या होता है, साइनाइड के पास होते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है, और वो मेटल से अगर कनेक्ट है तो ये मेटल को क्या करता है, अपना लोन पेयर डोनेट करता है। और मेटल क्या करता है, मेटल भी अपने T2G ऑर्बिटल से, इसको याद रखना, T2G ऑर्बिटल से बैक पाई बॉन्डिंग दिखाता है, बैक पाई बॉन्डिंग शो करता है, और ये किस में भेजता है, इसके पाई स्टार में डोनेट करता है। ठीक है, क्योंकि पाई सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, तो क्या होता है यहाँ पे T2G2 पाई स्टार जो होता है डोनेशन होता है। ठीक है, ये साइनाइड के केस में होता है और CO के केस में होता है। ठीक है, तो ये कुछ केसेस हैं जहाँ पे पाई बॉन्डिंग होगी, वहाँ पे बैक पाई बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। और जब बैक पाई बॉन्डिंग होती है तो हमारा जो MC बॉन्ड होता है, MC बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, MC बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, और MC बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो इससे एक और कॉन्सेप्ट आता है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है MC, अगर आप लोगों ने फिजिक्स में या केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर आपने पढ़ रखी है तो आप यहाँ से बता सकते हैं इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो बढ़ जाती है, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है, और न्यू इक्वल टू क्या होता है 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन म्यू। ठीक है, तो यहाँ पे के जो होता है दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट इसको बोलते हैं। तो एफ इज टू माइनस के एक्स होता है। तो जितना ज़्यादा वैल्यू होगी फोर्स, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स की जरूरत होगी, उतना ही ज़्यादा के की वैल्यू होगी, और जितना के की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। इसलिए फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है इसकी, और हाई फ्रीक्वेंसी होती है बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है, ये शायद आप में ना हो, ठीक है, बट मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि इससे क्वेश्चन ये फिजिक्स से भी रिलेट करता है, केमिस्ट्री से भी रिलेट करता है, और अगर आप लोगों ने IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी हो या कहीं पढ़ा हो तो उसमें ये आपको मिलेगा। ओके, सो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है पहला इफेक्ट लिगेंड का। लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है तो एनर्जी इंक्रीज करती है, और वीक फील्ड होता है तो एनर्जी डिक्रीज करती है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा नॉट इंक्रीज एज द चार्ज ऑन द मेटल आयन इंक्रीजेस। ठीक, अब देखो इस चीज़ को एक लाइन में यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है,
चार्ज अगर बढ़ेगा तो हमारा जो मेटल आयन का चार्ज अगर बढ़ेगा तो मैग्नीट्यूड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ओके, ठीक है। मतलब कि अगर हम बात करें यहाँ पे Fe2+ है, Fe2+ और Fe3+, तो चार्ज इस पे बढ़ गया तो इसका जो डेल्टा नॉट होगा दैट इज मोर, ठीक है। जिस पे ज़्यादा चार्ज उसका डेल्टा नॉट इंक्रीज करेगा। ओके, ये दूसरा हो गया। थर्ड है हमारा ये 3D 4D 5D में, तो इसको सीधा एक्सप्लेन कर देते हैं 3D 4D एंड 5D। तो इसमें क्या होता है, अप टू डाउन क्या करता है, डेल्टा नॉट इंक्रीज करता है। ओके, तो इसको आप सीधे समझ सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे रखा है इसका, इसको देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कोबाल्ट, कोबाल्ट 3D का है, रोडियम हमारा 4D का है, और इरिडियम हमारा 5D का है। ओके, तो 3D से 4D में जाते हैं तो देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, और हमको पता है एनर्जी क्या होती है, एनर्जी E इक्वल्स टू एच न्यू होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब ई डैट इक्वल टू न्यू। तो यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी, दैट इज अ फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर इनवर्स या हर्ट्ज होती है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी अगर सेंटीमीटर इनवर्स ज़्यादा है तो एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी, इसके आगे एनर्जी भी लिखी है उसकी, ठीक है। तो एनर्जी आप देख रहे हैं यहाँ पे इंक्रीज कर रही है, तो यहाँ पे 3D से 4D से 5D में जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये तीनों फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे लग रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेशन के कुछ कॉन्सेप्ट लिखे हैं, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन पेयरिंग के कॉन्सेप्ट हैं। तो इनके जो CFSC कैलकुलेशन है, ठीक है, यहाँ पे जो भी लिखा है वो क्या है, CFSC कैलकुलेशन है। इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं यहाँ पे समराइज करे दे रहा हूँ आज जो भी हम लोगों ने देखा है। तो हम लोगों ने देखा कि डेल्टा नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा नॉट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे अगर बात करें फर्स्ट की, दैट इज लीगेंड। और अगर लीगेंड की बात करें तो स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड जो होते हैं इनके लिए हाई होता है वीक फील्ड लीगेंड्स। और सेकंड हम लोगों ने देखा चार्ज ऑन मेटल आयन। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि जो ज़्यादा चार्ज होगा उसका जो डेल्टा नॉट है दैट इज ग्रेटर देन होगा। और थर्ड हम लोगों ने देखा ट्रांजिशन सीरीज। तो यहाँ पे सीधा सा इसका पैटर्न आपको याद करना है, 3D 4D 5D। इसका क्या रीज़न होता है, ये रीज़न भी हम एक्सप्लेन कर देंगे अगर बुक में इसकी एडवाइस होगी, ठीक है। अगर नहीं होगा तो आप लोग कमेंट करना, अगर आपको सीखना है ये चीज़ तो बता देंगे क्या होता है रीज़न इसके पीछे का, ये क्यों इंक्रीज़ करता है सारी केसेस में, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे जब CFSC कैलकुलेशन यहाँ पे इंक्रीज़ करता है, इसको लिख देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग CFSC कैलकुलेशन देखेंगे, तो आप वहाँ से देखना, वहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और सब्सक्राइब भी कर देना, और फ्रेंड्स में शेयर करना। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कहीं से भी अपना डाउट कर सकते हो। ओके, सो आई होप आपको समझ आया होगा आज का कॉन्सेप्ट। थैंक यू।